Okay, guys, welcome back to my YouTube channel, Minds Connection. In this detailed video, we are going to discuss the Eric Erikson psychosocial theory. In the previous video, I have discussed the Freud's psychoanalytical theory, और ये भी psychoanalytical theory के अंदर ही आता है और ये एरिक्सन का वर्क है. अब जो है हमने पहला शॉर्ट सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये थ्योरी को ओवरऑल व्यू करेंगे कि फ्रॉइड की और एरिक्सन की थ्योरी के अंदर क्या फ़र्क था. सो फ्रॉइड और एरिक्सन की थ्योरी के अंदर ये फ़र्क था कि हम अगर प्राइमरी मोटिव्स की बात करें तो जो फ्रॉइड है वो कहता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो सेक्सुअल इन नेचर है, जबकि ये जो है एरिक्सन ये कहते हैं कि ह्यूमंस बिहेवियर इज नॉट इंटायरली सेक्सुअल इन बिहेवियर, बट ह्यूमंस वांट टू बी सोशलाइज एंड वांट टू बी affiliate with each and other and wants to develop relationships, but all that kind of relationships are not only sexual in nature. ये थे एरिक्सन की थॉट्स और ये थे फ्राइड के. अब दूसरा पॉइंट आता है कि कौन सी हमारी इवेंट्स इंपॉर्टेंट है जो कि हमारी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं, मतलब शेप ऑफ पर्सनैलिटी. सो फ्राइड ये कहते हैं कि हमारे जो अर्ली एक्सपीरियंस है ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही हमारी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं. जबकि एरिक्सन कहता है अर्ली और लेटर एक्सपीरियंस दोनों इंपॉर्टेंट है हमारी पर्सनैलिटी को शेप करने के लिए, अच्छे तरीके से उसको ग्रूम करने के लिए. ठीक है, सो ये दो तीन इंपॉर्टेंस पॉइंट्स हैं और आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट के लिए आ सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन साइको एनालिटिकल थेरी ऑफ फ्रॉइड एंड एरिक्सन थेरी, और इसकी साइको सोशल इन नेचर है थेरी, और इसकी जो है ना फ्रॉइड की वो साइको सेक्सुअल इन नेचर है मोस्टली. सो अगर अब हम एरिक्सन की थेरी को व्यू करते हैं, मैं आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगी उसके मैं नोट्स जो हैं बना के डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दूंगी. सो आपने फिक्र नहीं करनी, आपने सिर्फ अच्छे तरीके से लेक्चर को समझना है, और अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप कुछ अपनी हैंड राइटिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं. सो हम एरिक्सन की थ्योरी को डिस्कस करना शुरू करते हैं. एरिक्सन ने 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिए. सबसे पहले आपको उन स्टेजेस के नाम पता होना चाहिए, फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है. ठीक है ना. सबसे पहले ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट है, फिर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, फिर इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी है, फिर आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कन्फ्यूजन है, फिर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है, फिर जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन है, फिर इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पायर है. ये थी एरिक्सन की 8 स्टेजेस, ठीक है, ऑफ डेवलपमेंट विच इज़ साइको सोशल इन नेचर. ठीक है, जो एरिक्सन है वो सोशल फैक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करता है. सबसे पहले हमारे पास है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. अब जिस तरह मैंने ये इसकी हेडिंग्स बनाई हुई है और आपको बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करने में आसानी हुई है, तो यहाँ पे मैंने इसकी हेडिंग बनाई हुई है. सो आपको इसी तरह ना बड़ी आसानी से आप जो है ना वो कर लेंगे. एक और यहाँ हेडिंग इंक्लूड कर दे जो कि यहाँ मिसिंग अभी, ये हेडिंग है वर्च्यू की, इनाम क्या मिलेगा. ठीक है ना. स्टेज नेम आपने सबसे पहले लिखना है, आपको आना चाहिए. फिर पीरियड ऑफ डेवलपमेंट की कौन से पीरियड के अंदर आती है, फिर आपको एज पता होनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है. फिर आपको फीचर पता होना चाहिए, और फिर आपको उसकी वर्च्यूज़ का फ़ायदा पता होना चाहिए कि उसका फ़ायदा क्या है. अब हम पहले अपनी स्टेज डिस्कस करते हैं जो कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है. अब आपको सबसे पहले एज का पता होना चाहिए. सो ये है 0 से लेके, मतलब बर्थ से लेके 1 year तक, पहले साल तक बच्चे की जो स्टेज में लाई करता है वो होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. तो हमारी यहाँ पे पहली जो है वो एज की होगी क्लियर. अब पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, आपको पता है कि 0 से लेके 1 years के बच्चे को जो पीरियड में जाता है वो इन्फेंसी होती है, तो हमारी दूसरी भी होगी डन. आप फिक्र ना करें, मैंने पूरा एक टेबल बना कर रखा है, वो लास्ट में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी. सो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ताकि बल्कि मैं अभी शेयर कर देती हूँ कुछ देर तक. ठीक है, और फीचर्स हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या है. अब आपको नाम से पता चल रहा है कि ट्रस्ट है और मिसट्रस्ट है, मतलब उम्मीद है और नाउम्मीदी है. सो अगर हम देखेंगे बच्चे की यहाँ पे नीड क्या होती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में, इन्फेंसी के अंदर क्या बच्चे की नीड होती है. बच्चे के अंदर ये नीड होती है जो उसका केयर गिवर है, जो इसका पेरेंट है या इसकी जो मामा है, वो क्या करे, वो उसको एक अच्छी एफिलिएशन दिखाए, वो उसको कंसिस्टेंसी दिखाए, किस किस्म की कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी दिखाए, किस किस्म की स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी इन केयर, कि वो उसकी अच्छे तरीके से केयर करे, अच्छे तरीके से देखभाल करें. ये इसकी नीड होती है, प्राइमरी मोटिव आप कह दें. ठीक है ना. ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, अगर जो है केयर गिवन ने ट्रस्ट गेन कर लिया तो बच्चा जो है उसकी पर्सनैलिटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, और उसको एक जो वर्च्यू में मिलेगी वो मिलेगी होप. ठीक है, यहाँ पे वर्च्यू होगी होप. वो फर्स्ट स्टेज में वो होप उसको मिलेगी, उसको एक उम्मीद मिलेगी कि ये दुनिया जो है ये पॉजिटिव है, क्योंकि उसको अच्छे तरीके से नरिशमेंट मिल रही है, उसको अच्छे तरीके से एफिलिएट हो रहा है, वो उसको अच्छे तरीके से जो उसकी बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल हो रही, तो एज अ रिज़ल्ट ट्रस्ट गेन हो गया.
सो ये तो सिंपल था कि अगर ट्रस्ट गेन हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है, पर्सनैलिटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, होप जो है एज अ वर्च्यू आपको मिलती है। और दूसरी बात ये है कि जो होप के साथ आप दुनिया सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत आना शुरू हो जाता है बच्चे के अंदर, ठीक है, इस एज तक। फिर आता है मिसट्रस्ट। अगर मिसट्रस्ट हो गया तो फिर क्या होगा? अगर मिसट्रस्ट होगा तो बच्चे के अंदर इनसिक्योरिटी होगी, क्योंकि उसकी बेसिक नीड्स नहीं फुलफिल हो रही, वो अंडर फिट सिचुएशन में चले जाएगा। अंडर फिट सिचुएशन में आपको पता है ना, जो मैंने फ्राइड के अंदर ऑरल के अंदर पढ़ाया है कि अंडर फिट सिचुएशन के अंदर क्या होता है। अंडर फिट सिचुएशन के अंदर बच्चा जो है वो सस्पिशियस हो जाता है, वो इन्फीरियॉरिटी के अंदर चले जाता है, वो मिसट्रस्ट गेन करता है, होप गेन नहीं करता। सो ये था हमारी पहली स्टेज, बहुत आसान है। अटोनमी वर्सेस शेम एंड डाउट। अटोनमी का मतलब होता है खुद मुख्तारी, खुद मुख्तारी इसका मतलब होता है। एटोनमी मतलब खुद मुख्तारी। किस किस्म की खुद मुख्तारी? अब हम एज देख लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि इस एज के अंदर किस किस्म की हम खुद मुख्तारी ले सकते हैं। सो हमारे पास इसमें आती है एज 1 से लेके 3 इयर्स तक, और 1 से लेके 3 इयर्स तक अर्ली चाइल्डहुड है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, फीचर इसका मेन ये है कि यहाँ पे विर्चू पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपको विर्चू मिलती है विल, और यहाँ पे फीचर ये है कि आपको ऑटोनॉमी मतलब खुद मुख्तारी मतलब इंडिपेंडेंस, अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आप गेन करते हैं। अब 1 से लेके 3 साल के बच्चे तक अगर आप बहुत ज़्यादा उसको रिस्ट्रिक्शन लगाएं कि आप ये ना करें, वो ना पकड़ें, यहाँ ना जाएं, वहाँ ना जाएं, अगर आप बच्चों पे बहुत ज़्यादा इस एज में 1 से लेके 3 ईयर्स की एज तक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो क्या होता है, बच्चों के अंदर डाउट आ जाता है। उनको लगता है कि आपने कोई गलत काम कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है वो कोई गलत काम करें जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह से इंटरप्ट होते हैं। बाज़ औक़ात जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत बुरे तरीके से, बहुत हार्श तरीके से अपने बच्चों को डांटते हैं 1 से लेकर 3 साल तक। बाज़ औक़ात माँ भी अपना गुस्सा निकाल देती हैं, तो ऐसा होता है। सो वो बच्चे के ऊपर तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट रखता है, वो बच्चे के अंदर शेम एंड डाउट पैदा करता है। लेकिन अगर आप बच्चों को बहुत खुद मुख्तारी किस तरह आप दे सकते हैं, किस तरह आप उसको इंडिपेंडेंस, किस तरह आप उसको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, जो वो टास्क कर रहा है, एक तो सही कर रहा है, उसको अपने एक्सपीरियंस से सीखने दे। 1 से 3 साल के बच्चे क्या करते हैं, उठना बैठना सीख लेते हैं, टेक लगा के बैठना सीख लेते हैं, हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मुँह में डालने की कोशिश करते हैं। सो आप जो है वो उसको उसके इर्द-गिर्द ऐसी कोई सेफ़ चीज़ें रखें, आप उसको ओवर एक्सप्लोरेशन पे अभी ना जाने दें, उसकी जो एज है उसके मुताबिक ही उसको सिखाएँ, उसके मुताबिक उसके इर्द-गिर्द जो है एनवायरनमेंट उसके मुताबिक आपने जो है वो मेंटेन करना है। हमारे यहाँ जो केयर गिवर्स होते हैं वो इस तरह का मेंटेन नहीं कर पाते, जिसके अंदर से बच्चों के अंदर जो है इन्फीरियॉरिटी, शेम एंड डाउट जैसी सिचुएशन आती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कि आप जो है बच्चे के अंदर इंडिपेंडेंस लाने के लिए, उसको ऑटोनॉमी अचीव करवाने के लिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं, और अगर वो कोई गलत काम भी कर रहा है तो उसको एक रिप्रेजेंटेड वे में, उसको एक अच्छे वे में मना करें, ठीक है। बच्चे होते हैं, समझ जाएंगे वो। अब हम दूसरी स्टेज में जाते हैं, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव का मतलब होता है स्टार्ट करना, जिस तरह आपको पता है। तो अब हम एज की तरफ चले जाते हैं, इनकी एज पीरियड की तरफ। सो हमारे पास पीरियड, और पहले एज देख लेते हैं फिर पीरियड देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आई है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, वो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ है। फिर 1 से लेके 3, अब ये आती है 3 से लेके 6 ईयर्स तक, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब 3 से लेके 6 साल की उम्र जो है, उम्र के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो जो है वो प्री स्कूल ईयर कहलाती है, या आप इसको प्ले एज कह लें, कि वो अपना जो है वो स्कूलिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। प्री स्कूल आप कह लेंगे कि वो स्टार्ट कर देते हैं। अब उस तरह के बच्चों के इनिशिएटिव कब आएगा? अब आपको पता है कुछ बच्चे अगर आप देखें तो 3 से लेकर 6 साल के बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। सो वो क्यों कॉन्फिडेंट होते हैं? क्योंकि वो अपने ट्रस्ट गेन उनके केयर गिवर्स ने किया होता है, उनको ऑटोनॉमी अचीव हुई होती है। अब वो इनिशिएटिव अचीव भी कर लेते हैं, इतने साल की उम्र के बच्चे। उनको जो है वो पर्पसफुल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक बहुत अच्छी और चीज़ है, जो अगर अचीव हो जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंट, ठीक है ना। बात यहाँ पे अब ये आती है कि हम किस तरह बच्चे के अंदर जो है वो इनिशिएटिव को अचीव करने में उसकी मदद कर सकते हैं। सो हम बच्चे को इनकरेज करें, उसको सपोर्ट करें, ताकि वो प्लान अच्छे तरीके से कर पाए, अपने टास्क को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके और चैलेंजेस को फेस कर सके। क्योंकि स्कूल में हर वक्त आप उसके साथ नहीं होते हैं, हो सकता है क्लास रूम में लड़ाई हो जाए या वो गिर जाए, तो आप हर वक्त उसके साथ नहीं हो सकते, तो वो चैलेंज को फेस करने वाला बन सके। सो ये होता है इनिशिएटिव के अंदर। अगर इनिशिएटिव अचीव हो जाए तो वो अच्छे तरीके से प्लानिंग करता है, टास्क को अचीव करता है, और जो चैलेंजेस है उसको भी फेस करने के काबिल हो जाता है बच्चा।
लेकिन अगर पेरेंट्स उसको डीमोटिवेट करें, डिस्करेज करें, सपोर्ट ना करें, नॉन सपोर्टिव हो, तो वो गिल्ट के अंदर चले जाता है। आगे उसके अंदर शेम एंड डाउट है तो वो और गिल्ट के अंदर और नेगेटिव पर्सनैलिटी चली जाती है, जो कि क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं वो होते हैं, या सुसाइडल अटैम्प्ट जो बच्चे करते हैं इस एज के नहीं, जो आगे जाके, क्योंकि पर्सनैलिटी तो आपकी बचपन से बनना शुरू कर देती है ना। सो ये जो है वो इनकी जो है ये इसकी वजह होती है कि वो अपनी हर एज के मुताबिक जो है अच्छी चीज़ों को अचीव नहीं कर रहे होते, बल्कि उनकी ऑपोजिट चीज़ों को अचीव कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे आता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी। यहाँ पे हमारे पास 1 ईयर है, यहाँ 1 से 3 है, यहाँ 3 से 6 है, और यहाँ 6 से 11 ईयर्स है। सो यहाँ पे आपके पास जो होती है वो एलिमेंट्री स्कूल एज होती है। ये देखिए यहाँ लिखा भी हो, यहाँ पे बच्चे जो है वो कम्पीट करना सीखते हैं। एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स में आपको पता है कंपटीशन होता है। अब बच्चे जो हैं जो अच्छी तरीके से अचीव करें, उन्होंने ट्रस्ट अचीव कर दिया, वो होप अचीव कर चुके हैं, ठीक है बच्चे। फिर जो है बच्चे ऑटोनॉमी अचीव कर चुके हैं, खुद मुख्तारी इंडिपेंडेंस अचीव कर चुके हैं। फिर बच्चे एक कॉन्फिडेंस, एक सपोर्ट, एक पर्पसफुल उनके टास्क होना शुरू हो गए, चैलेंज को फेस करना सीख चुके हैं। अब यहाँ पे क्या बच्चे सीखेंगे, यहाँ पे वो अपनी स्किल्स को मास्टर करना सीखेंगे, वो अपनी एनर्जी को बूस्ट करना सीखेंगे, एक एनर्जी को एक रिप्रेजेंटेटिव वे में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, यहाँ पे वो कम्पीट करना सीखेंगे। तो जो बच्चे कम्पीट नहीं कर पाते वो इन्फीरियॉरिटी का एज अ रिजल्ट शिकार हो जाते हैं। अब हमारे पास आती है, हम लोगों ने जो है वो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट भी, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी भी, और आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कन्फ्यूजन। ये एडोलसेंस की एज है 11 10 से लेकर 20 ईयर्स तक बच्चे इसके अंदर फॉल करते हैं। सो एडोलसेंस मतलब जवानी की एज। तो यहाँ पे क्या होता है कि आइडेंटिटी और आइडेंटिटी कन्फ्यूजन में रहते हैं बच्चे, अपने करियर चॉइस करते हैं, ठीक है, करियर को चूज़ करते हैं। फिर वो क्योंकि अगर अच्छे तरीके से चूज़ करने में कामयाब रह जाए और उनको वो मिल भी जाए, तो उनके अंदर जो है वो आइडेंटिटी उनको अपनी पता चलती है, वो एक पॉजिटिव वे में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं सोसाइटी के अंदर, और अपने आप को जानते हैं इन आइडेंटिटी में। और अगर आइडेंटिटी वो अचीव करने के अंदर नाकामयाब ही रहे, अगर वो कंफ्यूज रहे, तो उनकी वो पर्सनैलिटी के अंदर भी वो कन्फ्यूजन आपको नज़र आएगी। सो जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, ये मिडिल एज की है, और ये सारे मैंने वर्च्यू लिखे हुए हैं ऊपर। यहाँ विल है, यहाँ पर्पस है, यहाँ कम्पिटेंस है, यहाँ फिडेलिटी है, यहाँ लव है, यहाँ केयर है, यहाँ विजडम, और यहाँ वर्च्यू है। ये सारे आपने जो है ना वो, सॉरी ये वर्च्यू है, ये सारे हेडिंग दी हुई है, तो ये सारे स्टेज बाय स्टेज मैंने वर्च्यू लिखे हुए हैं। सो यहाँ पे हमारे पास ये वाली स्टेज पे थे। यहाँ पे हमारे पास आता है मिडिल एज, जो मोस्ट प्रॉब्ली आपके जो है फादर या मदर जो हैं, जो आप क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी लेवल में होंगे, सो आपके जो फादर और मदर हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। अब ये वाले लोग जो है ना, जनरेटिविटी मतलब जनरस होते हैं, वो अपने आप को एक अच्छे तरीके से करियर मेंटेन किया होता है उन्होंने, और वो चाहते हैं कि जो उनसे रिलेटेड लोग हैं वो उनकी मदद करना चाहते हैं, वो जनरस होते हैं, ठीक है। जनरस का मतलब क्या होता है, रहमदिल होना, मदद सखी होना, मदद करना। सो वो इस तरह के होते हैं, और अगर उनके अंदर अगर वो अपनी आइडेंटिटी जान ले तभी वो जनरस हो सकते हैं। अगर उनको पता हो कि उनकी ज़िंदगी का ये मकसद है, अगर वो खुद ही कंफ्यूज है, तो वो किस तरह दूसरों की मदद कर सकते हैं, या किस तरह वो जनरस बिहेवियर शो कर सकते हैं। और एज अ रिजल्ट जब ये बिहेवियर या जो एक्टिविटी अडॉप्ट नहीं होती, तो वो एज अ रिजल्ट स्टेग्नेशन में बदल जाती है, विच इज़ नेगेटिव। सो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पायर, ये है लेट अडल्टहुड 60s एंड ऑनवर्ड, मतलब जो आपके दादा दादी हैं, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो इस एज के अंदर फॉल करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ के लोग जो है ना, इंटीग्रिटी का मतलब तब अचीव होती है जब आपकी ज़िंदगी पर्पसफुल गुजरी हो। यहाँ पे इसका वर्च्यू है विजडम, अकल, ठीक है ना। यहाँ अकल किस तरह आपको मिलती है, यहाँ अकल उस तरह मिलती है जब अगर आपने अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजारा, सोसाइटी को मदद की है अपलिफ्ट करने में, जबकि आपने अपनी ज़िंदगी पर्पसफुली गुजारी है, सेल्फ कॉन्फिडेंटली गुजारी है, तब आपको इंटीग्रिटी अचीव होती है। वरना उससे ऑपोजिट जो बुरी चीज़ है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, डिस्पायर अचीव होता है। सो इसके नोट्स जो हैं मैं जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें की हैं और हेडिंग्स के समेत, और उसके ऊपर मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनाए हुए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन के लिए लिख दूँगी, और आप जो है वहाँ से